बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार क्या होते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में इनका विवरण दिया हुआ है, किस भाग में आते हैं, किस देश के संविधान से ये धारणा ली गई है, वो सब आज हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं जो मूल अधिकार है, संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों को समझाया गया है। ये मूल अधिकार जो है ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। इसकी जो धारणा है अमेरिका के संविधान से ली गई है। संविधान के जो भाग 3 है इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हम ये अभी आगे देखेंगे। अब आपको यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, तो इसे हम देखते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से जो मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास जो होता है ब्रिटेन में माना गया है, इंग्लैंड में माना गया है। जब 1215 में सम्राट जॉन, जो वहाँ के सम्राट थे, जॉन ने जनता की प्राचीन जो भी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करने वाले एक अधिकार पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया, मैग्ना कार्टा वाली प्लेस पर अधिकार पत्र को साइन किया था, जिसमें कि मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया था। इसी के रिस्पेक्ट में इसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। हाँ, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि मौलिक अधिकार जो होते, फंडामेंटल राइट्स का जो है ऐतिहासिक महत्व सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन हमारे जो मूल अधिकार है वे अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस बातों को हम मौलिक अधिकार कहेंगे, किन को हम मूल अधिकार कहेंगे, इसका अर्थ क्या है, जो शब्द है मूल अधिकार, इसका अर्थ क्या है। तो हमने यहाँ पर इसको अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। वह आधारभूत अधिकार जो नागरिकों के चहुमुखी विकास, कौन कौन से चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक का विकास करते हों, वो जो होते हैं मूल अधिकार होते हैं। जैसे कि हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, हमें हमारे धर्म को मानने की स्वतंत्रता हो, हमें संपत्ति का अधिकार हो, हालांकि इस चीज़ को बाद में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, हमें धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर भेदभाव न किया जाए, इस तरीके का अधिकार हो। यदि ये सब चीज़ें इक्वल रहेगी तभी हम कहेंगे कि नागरिक का चहुमुखी विकास हो रहा है। इसीलिए इसे मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई है। जब भारत का संविधान बनाया गया था और लागू हुआ था तो मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे। कितने थे? 7 थे। तो पहले हम 7 को देख लेते हैं। उसके बाद हालांकि अब इसमें से एक अधिकार, अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से अधिकार है? तो सबसे पहला अधिकार है समता का या समानता का अधिकार, जिसका की विवरण आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका विवरण आर्टिकल 19 से 22 तक में दिया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24 में दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक दिया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30 में दिया गया है। छठा था संपत्ति का अधिकार, जिसका विवरण आर्टिकल 31 में दिया गया था। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में बताए गए हैं। आने वाली वीडियो में इन सभी को बड़ी ही डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि 44 अमेंडमेंट एक्ट 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और इसे संविधान के भाग 12 के आर्टिकल 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब यह मूल अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। इसीलिए अब वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तब 7 थे।
अभी हाल ही में MPPSC की प्री वाली एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि संपत्ति के अधिकारों को किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया था। तो उसका सिंपल सा आंसर था 44 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अब हमने यहाँ पर आपको इस वीडियो में बड़े ही कम समय में समझाने की कोशिश करी है मूल अधिकार किस भाग में, किस अनुच्छेद में दिए गए, किस देश से लिए गए हैं, मूल अधिकार वर्ड का मीनिंग क्या है और यह कितने हैं। अब हम आगे देखते हैं मूल अधिकारों की विशेषता क्या है, क्योंकि प्री में, मेंस में तो इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, प्री में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्री में भी इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम इसको देखते हैं किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स की विशेषता हम देखते हैं। FR का मतलब यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स से लिया गया है। ओके, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि आर्टिकल जो 12 है, 12 से 35 के बीच में मूल अधिकारों को समझाया गया है। अब यहाँ पर मूल अधिकारों की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता ये है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 क्या है ये आर्टिकल, अभी हम आने वाले वीडियो में इसको कवर करेंगे। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 में वर्णित अधिकार जो है, मूल अधिकार जो है, केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, ये विदेशी व्यक्तियों को नहीं दिए गए हैं। जैसे कि आपने आर्टिकल 15 पढ़ा होगा कि धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, अवसर की समानता, इस तरीके से ये विदेशी व्यक्तियों को नहीं है, केवल भारत के नागरिकों को ही ये अधिकार प्राप्त है। तो प्लीज़ आप ये आर्टिकल्स के नंबर जो है याद रखिएगा। जो ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो मूल अधिकार है, ये असीमित नहीं है। असीमित नहीं है मतलब ये सीमित है। राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर राज्य शब्द का मीनिंग हमें समझना पड़ेगा। राज्य यहाँ पर कोई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बिल्कुल नहीं है। राज्य को संविधान में जो संविधान विशेषज्ञ थे उन्होंने अलग तरीके से इसे डिफाइन किया गया है, जैसे हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। आर्टिकल 12 में इसकी डेफिनेशन बताई गई है, लेकिन हम इसको भी जस्ट आने वाली वीडियो में देखते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। तो राज्य जो है इन पे युक्तिबद्ध प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन इसे कोर्ट में ये देखना कोर्ट का काम है, न्यायालय का काम है। कुछ अधिकार निषेधात्मक होते हैं, अर्थात राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं। राज्य मतलब संसद हो गया, भारत की संसद हो गई, विधान सभा हो गई, इस तरीके से जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, LIC होती है, ONGC होती है, नगर निगम, नगर पालिका, ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य की शक्ति को सीमित कर रहे हैं, कम कर रहे हैं ये, इसीलिए इनको यहाँ पर निषेधात्मक कहा गया है। बल्कि कुछ सकारात्मक होते हैं, कुछ विशेष वर्गों को विशेष प्रावधान देते हैं, जैसे कि आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में बताया गया है कि सभी को अवसर की समानता रहेगी, धर्म, जाति, जो भी उनके पैरामीटर्स होते हैं उसके आधार पर निषेध नहीं किया जाएगा, लोक नियोजन के अवसर में समानता रहेगी। लेकिन कुछ विशेष वर्गों को आरक्षण भी दिया गया है। तो यहाँ पर मीन्स ये जो पिछड़े तबके के लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान निश्चित किए गए। इसीलिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं ये सकारात्मक होते हैं, ये वाद योग्य होते हैं। ये भी PSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है, वाद योग्य होते हैं, अवाद योग्य होते हैं, इस तरीके से और भी ऑप्शन थे। इसीलिए हम यहाँ पर फंडामेंटल राइट की विशेषताओं को देख रहे हैं। ये वाद योग्य होते हैं, मतलब इन पे वाद विवाद किया जा सकता है, और इनका संरक्षण किसके द्वारा किया जाएगा, न्यायालय के द्वारा, कोर्ट द्वारा किया जाएगा। हमको आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट इसका संरक्षण करेगा। आर्टिकल 26 के तहत जो भी राज्यों के हाई कोर्ट होते हैं ये उसके तहत आएंगे। ये न्यायोचित होते हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर हम सीधे न्यायालय जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भारत की शीर्ष कोर्ट है, इसके द्वारा मूल अधिकारों को गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये स्थायी नहीं है। संसद इसमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, और वो भी तब जब मूल अधिकारों की जो प्रारंभिक संरचना उसमें परिवर्तन ना हो, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए हम यहाँ पर बोल रही है स्थायी है, संसद इसमें कटौती या कमी कर सकती है।
ये सैद्धांतिक नहीं वरन व्यवहारिकता पर आधारित है, संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी हैं। ये सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाते हैं। ठीक है, जो हमारे जितने भी मौलिक अधिकार हैं हम पढ़ेंगे, सरकार निरंकुश नहीं हो सकती है। जैसे कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। यदि किसी ने कोई अपराध किया है तो उसे सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है सरकार किसी भी बेगुनाह व्यक्ति को उठा के जेल में डाल देगी। मतलब ये सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगा रहे हैं। यदि आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो आप अपराधी नहीं हो तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को नहीं किया जा सकता है। इसी तरह यहाँ पर अभी तक तो हमने पढ़ लिया, मौलिक अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे गारंटी दी जाती है, ये वाद योग्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सशस्त्र बल है, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, गुप्तचर संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इनके मूल अधिकार में कटौती की जा सकती है, नहीं तो देश की सुरक्षा को खतरा बन सकता है। सैन्य शासन जहाँ पर लागू हो वहाँ पर भी प्रतिबंध जो है लगाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, हमने बड़े ही शॉर्ट में जो है मूल अधिकारों को देखा, समझा, उसकी डेफिनेशन समझी। आर्टिकल 12 से 35 में जो मूल अधिकार दे रखे हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो मूल अधिकार है, हमने पीछे आपको बताया था, जो मूल अधिकार है पहला समता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर हम बोल रहे हैं आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो हम इस वीडियो में बहुत ही फास्ट जल्दी से आर्टिकल 12 और 13 को देखते हैं। फिर समता का अधिकार जो मेन जो आर्टिकल्स है वो 14 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक्चुअल में आर्टिकल 12 में क्या दिया गया है, क्योंकि आगे जब भी हम मूल अधिकार पढ़ते हैं वहाँ पर राज्य शब्द आता है और राज्य से हम इसका मीनिंग बड़ा अलग निकाल सकते हैं। तो आर्टिकल 12 में जो राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, क्योंकि संविधान बनाने वालों में कानून वकीलों की बहुत मेजॉरिटी थी, इसीलिए जो संविधान है उसके जो शब्द है बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हम फटाफट देखते हैं जल्दी से। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। अब राज्य के अंतर्गत कौन आएगा? भारत सरकार व संसद आएगी, राज्य सरकार व विधानमंडल आएगी। मतलब जो भी राज्य हैं हमारे 28, उनकी गवर्नमेंट और उनके विधानमंडल आएंगे। सभी लोकल अथॉरिटी जो स्थानीय प्राधिकार है, लाइक नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास आएंगे। अदर प्राधिकारी में LIC, ONGC, सेल इत्यादि आएंगे। ये सभी राज्य में आएंगे। मतलब राज्य हमारे मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती है, और यदि कम करती है तो हम सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं। इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। यहाँ पर हमने कोई प्राइवेट या निजी इकाइयों की बात नहीं की है। यहाँ पर एक कंडीशन याद रख लेगा कि निजी इकाई या एजेंसी जो राज्य की संस्था, बतौर राज्य की संस्था काम करती है, गवर्नमेंट की तरफ से काम करती है, इनमें से किसी की तरफ से, तो आर्टिकल 12 के तहत वो राज्य समझे जाएंगे, अदरवाइज नहीं समझे जाएंगे। ओके, तो आर्टिकल 12 में कुछ भी आपको याद नहीं रखता है, ये हमने मेंस के जो है एग्जाम के पर्पज से पढ़ा है। राज्य की आर्टिकल 12 में इतना ही याद रखिए कि राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 13 में क्या बताया गया है। आर्टिकल 13 के में 2 पॉइंट्स हमको याद रखना है। आर्टिकल 13(1), इसमें कहा गया है मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण, मतलब उसको कम करने वाली विधियां शून्य होगी। यहाँ पर विधियां को हमने अलग से हाईलाइट किया। विधि क्या होता है वो हम देखेंगे। ये न्यायिक समीक्षा योग्य है, मतलब इसका जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत जो है कार्यवाही की जा सकती है। अब विधि में का मतलब क्या हुआ? तो विधि का मतलब होता है स्थायी विधियां। स्थायी विधियां मतलब जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित की जाती है, जो नए कानून बनाते हैं। मतलब संसद या राज्य विधानमंडल ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जिससे कि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता हो। मूल अधिकार, अब क्वेश्चन यही आ रहा होगा किन बातों का हनन होता हो, तो हम अभी आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। समता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, इस तरीके से। अस्थायी विधियां जैसे कि राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं उसके तहत बनने वाली विधियां, कोई भी आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना, अगर ये जो है कुछ ऐसी कानून या विधियां लागू करते हैं जिससे कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो,
तो वो नहीं कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत इन्हें असंवैधानिक करार दे सकती है। अब यहाँ पर हम इसका जो है सब आर्टिकल देखेंगे। 13(2) में क्या कहा गया है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को कम करती है। आर्टिकल 13(1) व 13(2) में निम्न सिद्धांत अंतर्निहित है। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, पृथक्करण का सिद्धांत, भावी प्रवर्तन का सिद्धांत, अधितजन्य का सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत निहित है। सो गाइस, आज हमने देखा मौलिक अधिकारों के बारे में देखा। यदि आपको वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, यदि आपको इन पॉइंट्स में कोई डाउट है, इन्हें समझना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। हम इसे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा अदरवाइज, न्यायिक पुनरावलोकन, पृथक्करण का सिद्धांत, इन सारे सिद्धांत को आपको समझा देंगे। बहुत ही सिंपल है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने इस वीडियो में मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है? यदि आप भी यूपीएससी, पीएससी, स्टेट पीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।